आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर ओपी हिंदी क्लासेज। आप लोग जो लगातार जुड़े हैं उसके लिए मन से आभार, धन्यवाद। आप लोग लगातार जुड़े रहें और जो ये प्रेम और स्नेह दे रहे हैं उसमें आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से वीडियो में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं। ठीक है, हम बात पीछे की कक्षा में कर रहे थे व्याकरण के अंदर, जैसे कि वर्णों की संख्या संबंधी बातें हो गई थी। इसके अलावा वर्ण और ध्वनि में अंतर हो गया था। अगर जैसे कि जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पिछले वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि अपनी जो कक्षाएं हैं उनके अंदर जो बातें बताई गई हैं तो वो जैसे कि उनसे जुड़ जाएं और यहाँ तक पहुँच जाएं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन, ठीक है मित्रों, कि वर्णों को कितने प्रकार से बांटा जाता है या कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो ध्यान देना मित्रों, आपके जैसे कि मूल वर्ण जो थे वो थे कितने? 44। मूल वर्ण कितने थे? 44 थे। इन 44 वर्णों को आपके जैसे कि दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे तो क्या आते हैं? स्वर आते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या आते हैं मित्रों? व्यंजन आते हैं। ठीक है, स्वरों की जो संख्या है वो 11 है और व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। ध्यान रखना, ये आपकी जो हिंदी व्याकरण की कक्षाएं हैं वो जैसे कि आपके रीट है, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा जैसे कि राजस्थान एसआई है, पटवार है, एलडीसी है, हाईकोर्ट की है। यानी कि कुल मिला के आप अगर जैसे कि हमारे जो ये वीडियो है इनको संपूर्ण को देखोगे तो फिर आप किसी भी हिंदी की परीक्षा में बैठ जाओ, कहीं पे आपके कोई समस्या नहीं आने वाली है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन आपको जुड़े रहना है, उसमें लापरवाही कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपके जैसे कि वर्णों का विभाजन की बात यहाँ पे की जा रही है। जो मूल वर्ण है उनको दो भागों में बांटा गया है। स्वर है वो स्वरों की संख्या तो 11 है, व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी है? 33 है। अब जैसे कि अलग अलग हम पढ़ेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्वरों की बात करेंगे कि स्वर कौन कौन से हैं। 11 तो है, लेकिन 11 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि ऊपर में स्वर लिख देता हूँ, आपके 11 स्वर। देखो, सबसे पहले आपके पास आता है ए। सबसे पहले क्या आता है? ए। के बाद में आपका आता है आ, उसके बाद में आता है ई, फिर दीर्घ ई, फिर आता है उ, फिर आपका दीर्घ उ, उसके बाद में आता है री, री के बाद में आता है ए के बाद में आता है आई के बाद में आता है आपका ओ, और ओ के बाद में आपका आता है औ। ये आपके क्या हो गई? 11 स्वर हो चुके हैं। ठीक है, कई जगह पे आपको मिल जाएगा कि री को हटा दिया है और री के स्थान पे ओ को, अंग्रेजी वाला जो स्वर था उसको शामिल कर लिया है। ध्यान रखना, ये आपके मूल हैं, मानक हैं। 11 स्वर यहाँ पे हो चुके हैं। अब बात करेंगे स्वर की परिभाषा की। स्वर की परिभाषा कि स्वर होते क्या हैं या फिर किसे स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर की परिभाषा क्या होती है मित्रों? आपकी जो प्राणवायु है वो कहाँ से उठती है? फेफड़ों से उठती है। यानी कि बोलने के लिए अलग से अपने शरीर में किसी सिलेंडर की व्यवस्था नहीं की गई है। जो वायु अपने शरीर के संचालन के लिए जरूरी है उसी वायु का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? वाचन के रूप में करते हैं। यानी कि वो वायु जब स्वर तंत्रियाँ अपनी शांत रहती हैं या फिर जैसे कि वो क्रियाएं नहीं करती है तो वायु बिल्कुल शांत रूप से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही अपनी स्वर तंत्रियाँ सक्रिय हो जाती है तो अपनी स्वर तंत्री झनकृत होकर कुछ न कुछ ध्वनि रूप में बाहर निकालती है। ठीक है, तो अब इसकी जो परिभाषा होगी, मानक परिभाषा, वो क्या होगी कि जब प्राणवायु फेफड़ों से उठकर मुख्य विवर से तात्पर्य क्या होगा? मुख्य मार्ग, जो आपका जैसे कंठ से लेकर आपके होठों तक होता है, तो इस मुख्य मार्ग से बाहर निकलती है तो वो निर्बाध रूप से या फिर बिना किसी बाधा के बाहर प्रकट हो जाए तो ऐसी प्राणवायु को क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। यहाँ पे आपके लिए मैं परिभाषा लिख देता हूँ कि जब प्राणवायु फेफड़ों से निकलकर या उठकर, फेफड़ों से उठकर मुख्य विवर से तात्पर्य क्या होगा? मुख्य मार्ग। ठीक है, मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप में
मुख विवर से स्वतंत्र रूप में प्रकट होती है, प्रकट होती है, या फिर आप कह सकते हो कि निर्बाध रूप से, निर्बाध रूप से या रूप में प्रकट होती है, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे? आपके स्वर की परिभाषा होंगी कि प्राणवायु है वो फेफड़ों से उठकर मुख विवर यानी कि मुख मार्ग से आपके जैसे कि स्वतंत्र रूप से प्रकट हो या फिर निर्बाध रूप से प्रकट हो। निर्बाध से तात्पर्य जो होता है वो होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? ऐसी वायु क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। ठीक है, या फिर जैसे कि आप कह सकते हो स्वतंत्र रूप से उच्चारित, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है मित्रों? स्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को स्वर कहा जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख दूँ निर्बाध रूप से प्रकट होने वाली ध्वनियाँ या फिर स्वतंत्र रूप से प्रकट होने वाली ध्वनियाँ, ये आपकी क्या कहलाएंगी? स्वर कहलाएंगी। ठीक है, अब बात की जाए स्वरों की परिभाषा, वो सॉरी विशेषताओं की, कि स्वर की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले तो ये दो देखो कि आपके जो स्वर होते हैं, विशेष बातें स्वर से संबंधित। सबसे पहले देखो स्वर जो होते हैं, स्वर हमेशा हमेशा पूर्ण होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। पूर्ण से तात्पर्य क्या होता है मित्रों? कि कभी भी इनका अर्ध रूप नहीं चलता है। व्यंजन आपके अपूर्ण होते हैं, व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है, वो उनका आधा रूप होता है। जैसे मान लो कि आपने क लिखा तो यहाँ पे क आपने कैसे लिखा? पूरा लिखा, लेकिन यहाँ पे आपने क को कैसा लिखा है? अर्ध रूप में लिखा है। तो ऐसे आपके जो स्वर होते हैं, स्वर कभी भी अर्ध रूप में नहीं लिखे जाते हैं, अर्थात ये हमेशा क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। दूसरी बात, स्वर व्यंजनों के, स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में क्या होते हैं मित्रों? सहायक होते हैं, अर्थात व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से ही होता है। बिना स्वरों की सहायता के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। किनका? व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। व्यंजनों का यदि उच्चारण होगा तो वो स्वरों की सहायता से ही होगा। ठीक है, तो ये दो बातें आपकी विशेष हो गई कि स्वर हमेशा पूर्ण होते हैं और ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम बात करेंगे जैसे कि इनकी मात्राओं की, कि मात्रा क्या होती है। तो मात्रा का ध्यान रखना मित्रों कि जब किसी हलंत व्यंजन, ठीक है, यानी कि अधूरा जो व्यंजन है उसके बाद में कोई स्वर ध्वनि रूप में आता है तो वो जो स्वर होता है वो मूल स्वरूप में ना जुड़ के अपने स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर देता है और वो उसका बदला हुआ रूप होता है, वो ही क्या होता है? मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं। ठीक है, इसका एक बार जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में मैं इनको मिटाने वाला हूँ और आपके पास लिखने वाला हूँ स्वरों की मात्राएं। तब तक जैसे कि मैं इसको मिटाऊँ तब तक आप मुझे ये बताओ कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। कमेंट्स के माध्यम से बताओ कि मात्राएं की संख्या कितनी होती है और ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, कमेंट्स में जल्दी से बताओ कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं है, या फिर मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 11 होती है, 9 होती है? कमेंट्स के माध्यम से जल्दी बताओ। अब देखो मित्रों, जैसे कि मात्रा की मैंने बात की कि मात्रा क्या होती है या किसे कहते हैं? स्वर के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है मित्रों? मात्रा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब जैसे कई विद्यार्थियों ने बताया बहुत अच्छा कि अपने ए की कोई मात्रा
नहीं होती है। तो धन्यवाद आपका। अब देखो जैसे कि आपका ए एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, जबकि आ जो होता है आ की मात्रा होती है आपके इस प्रकार से। उसके बाद में लघु ई होती है, लघु ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। उसके बाद में आता है आपकी दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। फिर आता है आपका कौन, ओ की मात्रा ध्यान रखना नीचे जुड़ती है। फिर जैसे कि दीर्घ ऊ की मात्रा उल्टी दिशा में घूमती है। ये हो गई आपकी री की मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा और यहाँ पे आई की मात्रा, ये है आपके ओ की मात्रा और ये है आपके औ की मात्रा। ठीक है, तो जो स्वरों की संख्या है ये तो कितनी हो चुकी है 11, और मात्राओं की संख्या है मित्रों को कितनी 10। एकमात्र ए ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब जैसे कि कई विद्यार्थी जो हिंदी में थोड़ी कम जानकारी रखते हैं उनकी समस्या हो जाती है कि बोले कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो फिर ए का योग किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना मित्रों, जैसे आपके पास आ गया कै, हलंत है। अब इसके बाद में आपके पास क्या है, आ स्वर है, आ का योग इसमें करना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आ की पहचान किसके द्वारा हो रही है, इसके द्वारा हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीक चिन्ह आप जोड़ दोगे और यहाँ पे उच्चारण किसका हो जाएगा, आ का उच्चारण हो जाएगा किसके साथ, कै के साथ, अर्थात का। लेकिन यदि जैसे कि कै के बाद में ए आ चुका है तो अब आपको जैसे कि अलग से कोई मात्रा वगैरह नहीं जोड़नी है, आपको इसके नीचे लगे हलंत को हटा दो आप। ठीक है, जैसे हलंत को हटाओगे यह अपने आप किसका योग हो जाएगा, ए का योग हो जाएगा। अर्थात जैसे कि ए की जो पहचान होती है वो आपके हलंत से ही होती है कि हलंत लगा है इसका मतलब उसमें ए नहीं है, हलंत नहीं लगा है इसका मतलब उसमें ए का योग हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मात्राओं की संख्या हो गई और आपके स्वरों की संख्या हो चुकी है। अब देखो ए जो है इससे संबंधित आपके खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको किताबों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो ए जो होता है इसको कहा जाता है आदि स्वर। क्या कहा जाता है, आदि स्वर, या फिर इसे कह सकते हो प्रथम स्वर, या फिर आप इसे कह सकते हो प्रथम ध्वनि। ठीक है, कौन है, ए है। ठीक है, प्रश्न बन गए यहाँ पे 3। आदि स्वर कौन सा है, आपको उत्तर क्या बताना है, ए बताना है। प्रथम स्वर कौन सा है, ए है। प्रथम ध्वनि कौन सी है, ए। अर्थात हिंदी वर्णमाला के अंदर जितने भी वर्ण हैं उनके अंदर सबसे पहली ध्वनि जो उच्चारित हुई थी वो कौन सी थी, ए की हुई थी। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात की चर्चा करते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है ए की, ए को जैसे कि उदासीन स्वर क्या कहा जाता है मित्रों, उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि व्यंजनों के अंदर इसका योग जब होता है तो ये बिल्कुल शांत तरीके से जुड़ता है, बिल्कुल हलंत को हटाते ही चुपचाप इसमें जुड़ जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर भी कहा जाता है। या फिर इसे आप मात्रा विहीन स्वर भी कह सकते हैं, मात्रा विहीन स्वर। ठीक है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ऐसा स्वर कौन सा है, तो आपको उत्तर रूप में क्या देना है, ए को देना है कि ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ए उदासीन स्वर भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे कि आपका जो है अगली जो इसकी विशेषताएं हैं वो है कौन सी कि जो ए है ये ए का अर्ध रूप चलता है। ए का क्या चलता है, अर्ध रूप होता है या प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है मित्रों, अर्ध रूप होता है जिसे क्या कहा जाता है, अर्ध आकार, अर्ध आकार। ठीक है, या फिर इसे अवग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ए का आधा रूप होता है जिसे क्या कहा जाएगा, अर्ध आकार कहा जाएगा या फिर क्या कहा जाएगा, अवग्रह। अब इसकी जो पहचान होती है वो किस प्रकार से होती है, ये मित्रों ध्यान देना, आपके अंग्रेजी के एस आकृति का होता है। कैसा होता है, अंग्रेजी के एस आकृति का होता है। आपने कई शब्दों में देखा होगा जैसे कि उस शब्द के मध्य अंग्रेजी की एस आकृति बनी होती है। ठीक है, तो इसकी मैं विशेषता आपको बता दूं, जो आपका जैसे कि ए का जो आधा रूप है, अवग्रह है, ये केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। अर्थात संस्कृत के जो शब्द होंगे केवल उन्हीं में प्रयोग में लाया जाएगा, हिंदी के शब्दों में या फिर विदेशी शब्दों में इसका प्रयोग
नहीं होता है। और ये कब जुड़ता है? संधि कार्य करते समय। जैसे मान लो कि यहाँ पे शब्द आ गया आपके पास मन है। क्या आ गया? मन है। मन के बाद में आपके पास आ गया अभिलाषा। क्या आ गया? अभिलाषा। अब ध्यान देना मित्रों, जैसे कि आपका ये नियमानुसार मन के स्थान पे तो मनो हो जाता है, लेकिन ये जो ए है, ठीक है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में, इसका यहाँ पे क्या होने वाला है? अवग्रह होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपके पास शब्द क्या बन जाएगा? मनोभिलाषा। मनोभिलाषा। अब ध्यान देना मित्रों, जैसे कि जो विशेषता है इसकी, अवग्रह की जो विशेषता है वो यही है कि इसके ऊपर सिरोरेखा नहीं आती है। इसके ऊपर सिरोरेखा नहीं आती है और ना ही इसका उच्चारण होता है, ठीक है। ये केवल प्रयोग में आता है, लिखित रूप में आता है, व्यवहार होता है और लगभग अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास परीक्षाओं के अंदर प्रश्न आ जाए कि ए के अर्ध रूप को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है अवग्रह। क्या बताना है? अवग्रह। अवग्रह की पहचान किससे होती है? अंग्रेजी की एस आकृति से होती है। लिखते समय उसके ऊपर सिरोरेखा, ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो नहीं खींचनी होती है, क्योंकि अगर सिरोरेखा खींच देंगे तो ये डैग की तरह दिखने लग जाता है। तो सिरोरेखा नहीं खींचनी है। इसके अलावा उच्चारण करते समय इसका उच्चारण भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी? आपके जैसे कि ए की विशेषताओं की बात हो गई, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करेंगे किसकी? इनके विभाजन की। तो जो आपको स्वरों का विभाजन होता है ये अलग अलग प्रकार से होता है और उनमें से आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ तो मित्रों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्वरों के विभाजन की, तो सबसे पहला जो विभाजन है वो है उच्चारण कालमान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों का विभाजन। अब ध्यान देना मित्रों, ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जगह पे आपको 3 विभाजन मिलते हैं और कई जगह पे 2 विभाजन मिलते हैं। तो अभी जो ये अपनी सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी पीछे वाली, तो 2018 के अंदर, तो उसके अंदर आपका प्रश्न आया था कि उच्चारण कालमान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो वहाँ पे आपको उत्तर कितने बताने थे? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है मित्रों। तो जैसे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, 2 भेद आपको बताने हैं, ठीक है। 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखना, संस्कृत के अंदर आपके 3 भेद होते हैं, हिंदी के अंदर केवल 2 ही भेद होते हैं। पहले नंबर पे देखो, जैसे कि 1 नंबर पे आपका जो आएगा वो होगा लघु स्वर, या फिर इसे कहा जा सकता है क्या? ह्रस्व स्वर, या फिर इसे कहा जा सकता है एक मात्रिक स्वर। ध्यान देना, यहाँ पे जैसे कि नाम अलग अलग है लेकिन तीनों के भाव एक ही हैं, ठीक है। लघु स्वर का हो, चाहे हर्ष स्वर का हो, चाहे एक मात्रिक स्वर का हो, इनकी जो संख्या है वो 4 है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 4 है, ठीक है। एक लघु स्वर, हर्ष स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ये कौन कौन से हैं मित्रों आपके? एक तो है ए, एक है ई, तीसरे नंबर पे आता है ओ, और चौथे नंबर पे आपका आता है कौन सा? री आता है। ये 4 स्वर आपके क्या कहलाते हैं? लघु, ह्रस्व या फिर एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। अब ध्यान दो, जैसे कि लघु, ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे या कम समय में उच्चारित हो, उन्हें आपके जैसे कि लघु, ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कहा जाएगा। या फिर जैसे आप कह सकते हो, इनके उच्चारण में इन 4 वर्ण जो आपके हैं ए, ई, उ और री, इनके उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा माना जाता है। अब आपके जैसे कि दूसरे नंबर पे जो आते हैं 2 नंबर पे, वो कहलाते हैं आपके क्या? गुरु स्वर, या फिर आप उसे कह सकते हो दीर्घ स्वर, या फिर आप उन्हें कह सकते हो क्या? द्विमात्रिक स्वर। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है, ठीक है। गुरु स्वर, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ये आपके कौन कौन से हैं? एक तो है आ, ई, ओ, ए
आई ओ और औ। 7 स्वर हो गए, आ ई उ ए आई ओ औ। इनको क्या कहेंगे? गुरु दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर। अब देखो इन दोनों में मैं आपको अंतर बता देता हूँ आपको, जैसे कि दोनों अलग अलग याद नहीं करने पड़ेंगे, आप एक ही को याद रख लो, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। लघु स्वर क्या होंगे? जिनके उच्चारण में गुरु स्वरों की अपेक्षा लगभग आधा समय लगे, वो तो आपके लघु कहलाए हैं। गुरु स्वर क्या होंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की अपेक्षा लगभग दुगुना समय लगे। लगभग कितना समय लगे? दुगुना समय लगे। मान लिया कि ए के उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है ए, तो आपके आ के उच्चारण में लगभग 2 सेकंड का समय लगेगा आ, ए, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। तो इनमें जो अंतर है वो केवल उच्चारण में लगने वाले समय का है। अगर जैसे कि इनकी संख्या पूछे आपसे तो आपको 7 बतानी है, इनकी संख्या पूछे तो आपको 4 बतानी है। अब ध्यान देना, जो विशेष बात है, नोट वाली जो बात है, तीसरा जो भेद आपको मिलता है वो होता है त्रिमात्रिक। क्या होता है? त्रिमात्रिक स्वर, या फिर उससे दूसरे नाम से जाना जाता है प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देना, हिंदी के अंदर आपका एक भी स्वर प्लुत नहीं है, इस कारण केवल 2 ही भेद मान्य हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर ये तीसरा भेद भी और चलता है, जिसे आप त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर के नाम से पहचान सकते हैं। अब ध्यान दो, त्रिमात्रिक स्वर क्या कहलाएंगे? कौन से कहलाएंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की अपेक्षा लगभग तिगुने से भी ज्यादा समय लगे, उन्हें त्रिमात्रिक स्वर आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे आया आपका क्या? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या है? छिटकती हुई ध्वनि। कैसी ध्वनि? छिटकती हुई ध्वनि या फिर उछलती हुई ध्वनि। आपने देखा होगा जैसे कि एक बॉल को उछाला जाता है, तो उसको उछालते समय जैसे कि वो जो बॉल है वो पहली बार जैसे गिरेगी, उसके बाद में दोबारा उठेगी तो उससे कम ऊंचाई पे उठेगी, फिर तीसरी बार उससे भी कम ऊंचाई पे उठेगी। ठीक है, ऐसे उसकी जैसे कि उठते 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 उसकी गति जो होगी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, ऊपर उठने की जो क्रिया होगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर ऐसे ही आपने जैसे कि वॉल्यूम वाली जो स्क्रीन होती है वो कभी आपने देखा हो, तो जैसे कि वो स्क्रीन आपको ऐसे चलती हुई नजर आती है। ठीक है, कई जगह पे वो ऊपर उठी होती है, कई जगह पे कम उठी होती है, यानी कि जहाँ पे वो ध्वनि तेज खिंचती है, जहाँ पे उस ध्वनि का उच्चारण लंबे रूप में किया जाता है, तो वहाँ पे तो जैसे कि ये रेखा ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन जैसे कि जहाँ पे कम होती है वहाँ पे नीचे आ जाती है। अब इसमें ध्यान देना, जैसे कि आपके लघु स्वर है उनमें बिल्कुल कम चलेगी। ठीक है, गुरु स्वर है उनमें क्या होगी? एक समान रूप से, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा चलेगी। लेकिन जो प्लुत स्वर होंगे उनमें क्या होगी? ध्वनि पहले तो बहुत तेज होगी, लंबी होगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। जैसे मैंने उच्चारण किया ए, दूसरे नंबर पे मैंने क्या? आ। अब जैसे कि इनमें से किसी भी स्वर का उच्चारण मैं इसकी अपेक्षा ए की अपेक्षा तिगुने समय से करूं ए, तो ये आपका क्या हो गया? प्लुत हो गया। क्या हो गया? प्लुत हो गया। ठीक है, तो उच्चारण में यदि समय की मात्रा तिगुनी हो जाती है तो आपका कोई सा भी स्वर क्या हो सकता है? प्लुत हो सकता है। अब ध्यान दो, मानक रूप से जब बात की जाए कि मानक रूप से आपके हिंदी में प्रश्न, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मानक रूप से प्लुत होता है, तो वहां पे आपको बताना होता है किसको? ओम को। किसको बताना होता है? ओम को बताना होता है। ऑप्शन में आपके पास ये दिखाई देगा ओम, तो इसे आपको क्या बताना है? प्लुत बताना है, क्योंकि मानक रूप से केवल हिंदी के अंदर एक ही है। यहाँ पे आपको ध्यान दो, ओ जो है, ओ के बाद में जो ये संख्या लिखी गई है, हिंदी के अंदर क्या लिखी गई है? 3 लिखी गई है। यहाँ पे आपको द्विमात्रिक के रूप में इसका उच्चारण नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसके उच्चारण को लंबा खींचना है, अर्थात जैसे इसको ओम नहीं बोलना है, आपको इसको कैसे बोलना है? ओम ओम। आप इसका घर पे बैठे बैठे अभ्यास करो, भगवान का नाम है। ठीक है, तो इसके बहाने जैसे कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी हो जाएगी और प्रभु का स्मरण भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका स्मरण भी जरूरी है। तो ओम, तो यहाँ पे 3 की संख्या क्या इंगित कर रही है? आपको इसकी द्विमात्रिक से भी ज्यादा लंबे समय तक, अर्थात तिगुने से भी ज्यादा समय तक इसका उच्चारण करना है। तो ये तो बात हो गई किसकी? मानक की बात हो गई। लेकिन अब जैसे कि आपके प्लुत जो है वो और जगह पर भी प्रयुक्त होते हैं,
या मौखिक रूप से, ध्यान रखना लिखित रूप से नहीं होंगे, मौखिक रूप से होंगे। अब वो कौन सी जगह है ऐसी, तो वो ध्यान दो, जो आपके प्लुत होते हैं, प्लुत का प्रयोग रोने, गाने, चिल्लाने, ठीक है, रोने, गाने या फिर चिल्लाने, ठीक है। इसके अलावा पुकारने, दूर खड़े स्थित व्यक्ति को पुकारने, बंद, विशाल से प्लुत के प्रयोग के बाकी मानक रूप से आपको केवल किसको बताना है, ओम को ही बताना है। उच्चारण कालमान के आपके पास भेद पूछे तो आपको केवल 2 ही बताने हैं, तीसरा भेद नहीं बताना है। तो 2% तो यहाँ पे तैयार हो जाके, तीसरा पर्सन ये वाला होता है प्लुत वाला, तो ये पूछा जाता है मानक रूप से, तब आपको किसका बताना है, ओम को बताना है। इसके अलावा फिर भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन से स्वर प्लुत हो सकते हैं, तो पहले नंबर पे आपको गुरु स्वर बताने हैं, ये सारे प्लुत हो सकते हैं। बाकी उसके बाद में आपके सभी स्वर प्लुत हो सकते हैं उच्चारित रूप से। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से उसे जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।